नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हमने बात की थी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन, फिरोज शाह जलालुद्दीन खिलजी। उसके बारे में हमने ब्रीफली पढ़ लिया है। जो मेन जो टॉपिक रहेगा खिलजी वंश में हमारा जो मेन जिसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है, सही से पढ़ना है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक था और इसके बाद इससे पहले ना कोई अच्छा शासक हुआ, ना इसके बाद कोई होगा। खिलजी वंश हम बात करें खिलजी वंश की, क्योंकि खिलजी वंश में 3 शासक हुए हैं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। इसमें केवल अलाउद्दीन खिलजी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आपने खिलजी वंश में अपना जो आपने जलालुद्दीन पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बोल दो, अलाउद्दीन बोल दो, अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो इसका मूल नाम जो है वो है, बताया मैंने, अली गुरशास। याद रखना, अली गुरशास। बात करें इसके जन्म की, इसके जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 1266 में। 1266 ईस्वी। ठीक है, इसके पिता का नाम बताइए, हमने पढ़ाई इसके पिता के बारे में, इब्राहिम। और बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक हुआ था, इसके राज्याभिषेक की बात करें, राज्याभिषेक, ये मैंने बताया नहीं कि इसके कैसे इसने सत्ता प्राप्त की थी, इसके बारे में मैंने बता चुका कैसे सत्ता प्राप्त की थी। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारकर सत्ता प्राप्त की थी, ये याद रखना। राज्याभिषेक की बात करें तो 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में इसने रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर, रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल महल में, बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। अभी रुकनुद्दीन खिलजी इब्राहिम कौन है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये रुकनुद्दीन इब्राहिम जो है, ये जलालुद्दीन खिलजी का बेटा था। जो जलालुद्दीन खिलजी की विधवा थी, उसने इसको सुल्तान बना दिया था। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पहुंचता है तो उसने रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर खुद सत्ता पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, ये देखो अब इसकी बातें देखते हैं, इसकी अलाउद्दीन की। ये बातें याद रखेंगे। देखो इसकी एक बहुत बड़ी उपाधि है, उसका पूरा नाम है अबुल मुजफ्फर सुल्तान, अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन
अलाउद्दीनिया वादिन, अलाउद्दीन वादिनिया वादिन मोहम्मद खिलजी। इसकी एक उपाधि बहुत बड़ी उपाधि है, ठीक है। और देखो इसकी उपाधि, इसकी उपाधि और बात करें, एक तो ये है, और देखो सिकंदर द्वितीय, इसने सेकंड सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ये जो उपाधि है इसके सिक्कों पर भी मिलती है, सिक्कों और सार्वजनिक प्रार्थनाओं में, सिक्कों सार्वजनिक प्रार्थनाओं में यही उपाधि इसकी देखने को मिलती है। और देखो सल्तनत का समुद्रगुप्त। अब सल्तनत का समुद्रगुप्त क्यों कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये उपाधि दी से, ये उपाधि किसने दी थी, स्टर्नल लैंडफोर्ड ने, इतिहासकार स्टर्नल लैंडफोर्ड इसने दी थी। और यामीन उल खिलाफत, यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिन, मोमिन है, मोमिन ये एक उपाधि दी। इसका मतलब होता है खलीफा का दाया हाथ, इस उपाधि थी। और दो इतिहासकार हैं, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो और एक व्यक्ति का नाम है इसामी, इतिहासकार है दोनों। इन दोनों ने एक अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा है, अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने भाग्यवादी व्यक्ति कहा है, भाग्यवादी व्यक्ति ये कहा है, ठीक है। इसके अलावा अमीर खुसरो ने ऐसे और भी कुछ कहा है। अमीर खुसरो का नाम याद रखना, भक्ति सूफी आंदोलन पढ़ेंगे तब भी अमीर खुसरो आएगा, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक अमीर खुसरो आएगा। इसने काफी सारी रचनाएं की थी इसने, और जो तत्काल अलाउद्दीन और तुगलककालीन भारत और उससे पहले के जो बलबलकालीन भारत है, गुलामवंशकालीन, उसकी काफी सारी घटनाएं अमीर खुसरो की रचनाओं में भी देखने को मिलती है। स्पेशली हमें अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी अमीर खुसरो की रचनाओं में देखने को मिलती है। अमीर खुसरो ने इसे अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा है, देखिए पृथ्वी का सुल्तान कहा है, अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है, विश्व का सुल्तान कहा है। इसके अलावा युग का विजेता, युग का विजेता, जनता का चरवाहा,
या आदि आदि, ये अमीर खुसरो ने कहा है किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट, और ये भाग्यवादी व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो प्लस इसामी ने कहा है। ठीक है, तो इसकी उपाधि थी। और देखो और एक जगह है, एक स्टेटमेंट है, वो लिखना जरूरी है। देखो स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक जोधपुर में स्थित पुंडवा के संस्कृत शिलालेख, जो कि कब का है? 1301 का है। में क्या उल्लेख है इसमें क्या उल्लेख है? इसमें उल्लेखित है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य, देवता के समान, जैसे देवता कार्य करते हैं वैसे देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। ये स्टेटमेंट मिलता है जोधपुर के पुंडवा के संस्कृत शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और इसी शिलालेख में इस लेख में अलाउद्दीन खिलजी को योगिनीपुर यानी कि दिल्ली का सुल्तान कहा गया। उसमें दिल्ली का नाम योगिनीपुर मिलता है, दिल्ली का सुल्तान कहा गया। योगिनीपुर शब्द मिलता है दिल्ली के लिए। ठीक है, कि अलाउद्दीन के बारे में बेसिक चीजें थी, और चीजें देखो, इसको नोट करो पहले। और देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये याद रखना है, ये अशिक्षित था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था। और जब ये सुल्तान बनते हैं, इसमें सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन खिलजी के परिवार के सभी सदस्यों को मरवा दिया। उसने उसकी हत्या करवा दी, याद है, सारे सदस्यों की, ताकि कोई जीवित ना रहे, ताकि कोई सत्ता की दावेदारी ना कर सके, इसलिए उसने सभी को मरवा दिया, जलालुद्दीन खिलजी के परिवार के सभी सदस्यों। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया, लेकिन शासक बनने के पश्चात उसके कुछ सपने थे, उसकी कुछ इच्छाएं थी, जिसकी वजह से शासक बना। जब वो शासक बनता है, सुल्तान बनता है, तो वो एक नए युग की शुरुआत करता है। वो था साम्राज्यवादी युग। वो काफी सारे क्षेत्र जीतेगा। उस टाइम की जो भारतीय कंडीशन थी वो ऐसी थी कि दिल्ली का जो सुल्तान है, तो दिल्ली में कोई भी व्यक्ति
एक बात याद ध्यान रखना कि मध्यकालीन भारत का जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसमें दिल्ली में जितने भी सुल्तान बैठे या बादशाह बैठे, उनका मूल्यांकन जो किया जाता था वो राजस्थान को लेकर किया जाता था। मतलब जिसने राजस्थान के शासकों को अपने अंडर में किया है, उसी का मूल्यांकन यानी उसका ही राजनीतिक उसे ही उसकी राजनीतिक उपयोगिता सही सिद्ध मानी जाती है। मतलब ये मूल्यांकन का पॉइंट था, अगर दिल्ली के सुल्तान को सही साबित होना है तो उसे राजस्थान को जीतना पड़ेगा। राजस्थान को जीतना बहुत बड़ी चुनौती थी उस टाइम पर। तो राजस्थान उस टाइम की जो कंडीशन की बात करूं मैं पूरे भारत की, तो राजस्थान में क्या काफी सारे रजवाड़े थे, रियासतें थी, तो आपस में वो क्या लड़ रहे थे। दक्षिण भारत का जो इलाका था, जिसमें अपने देवगिरी आ जाएगा, वारंगल आ जाएगा, मदुरई आ जाएगा, द्वार समुद्र के होयसल आ जाएंगे, जिन्होंने कभी भी मुस्लिमों के बारे में नहीं सुना था। मतलब कि दिल्ली सल्तनत के जो खिलजी थे, मुस्लिम आक्रमणों के बारे में कभी नहीं सुना था। उनका पहली बार सामना होगा मुस्लिम आक्रमणों से। वारंगल वारंगल के काकतीय वंश है उनको, और अलाउद्दीन क्या करेगा कि धीरे धीरे करके एक एक क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेगा। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ये याद करना है, बेसिक चीज है ये, आपको ये आनी चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी का। इसका जन्म इस तारीख को, राज्याभिषेक हुआ था 3 अक्टूबर 1996 को। और इसका जो टाइम पीरियड रहेगा अलाउद्दीन खिलजी का, याद रख लो, 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड शासन करने का। ठीक है, इसी में डाल देता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी जो टॉपिक है अपना, ये काफी लंबा चलेगा क्योंकि इसमें भी काफी चीजें कवर करनी है। इसके जो अभियान है वो काफी लंबे चौड़े हैं, तो उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए एक ही चीज। देखो उस टाइम में भारत देखो, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनता है तब का भारत। बांग्लादेश अपना हिस्सा था, अभी पाकिस्तान वाला इलाका है, ये भी बड़ा पार्ट था। अब देखो ये दिल्ली है, ये राजस्थान वाला एरिया था, ये गुजरात, ये सिंध था, ये बलूचिस्तान, ठीक है, ये कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, ये वाला, ये यहाँ पर पांडे। अब देखो यहाँ पर देवगिरी था, यहाँ पर थे वारंगल था, वारंगल में कौन था, काकतीय, सॉरी, यहाँ पर पांड्य थे, और यहाँ पर
होयसल राज्य था। वारंगल जगह का नाम है, ये वाला इलाका, ये वाला आंध्र प्रदेश में वारंगल कहलाता है। वारंगल की कहाँ की है? होयसल राज्य, देवगिरी के यादव, मदुरई के पांडे, मदुरई के पांडे, द्वार समुद्र के होयसल, इसे कहते हैं द्वार समुद्र के होयसल। यहाँ पर द्वार समुद्र था, ये हो गया। ये बंगाल क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में स्वतंत्र हो गया था। जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब वाला एरिया, ये पंजाब तो पहले दिल्ली के अंदर था, लेकिन इसने भी अपनी स्वतंत्रता धीरे धीरे जाहिर कर दी। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम क्या हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ मतलब पंजाब वाला उसके एरिया में था। ये वाला एरिया जो था, ये उसके अंडर में था, ये वाला। एक काफी सारा इलाका जो है अभी उसके अंडर में नहीं था। तो क्या करेंगे, राजस्थान भी जीतेगा, गुजरात जीतेगा, देवगिरी जीतेगा, वाराणसी जीतेगा, होयसल जीतेगा और मदुरई जीतेगा, पूरे बंगाल में जीत लेगा। सिंध को अपने कब्जे में कर लेगा, जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में कर लेगा। मतलब कि पूरे भारत में क्या करेगा, वो अभियान भेजेगा अलाउद्दीन खिलजी, और पूरे भारत को अपने अंडर में लाने की कोशिश करेगा। मैं उन्हें उपाधि पढ़ाई थी उसकी, क्या सिकंदर द्वितीय, क्या पढ़ाई थी उपाधि? सिकंदर द्वितीय। अब सिकंदर कौन था ये आपको पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो प्राचीन भारत में मैसेडोनिया का जो राजा था, वो विश्व अभियान पर निकला था, विश्व विजय करने। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसके भी एक सपना था। अलाउद्दीन का सपना क्या था? विश्व विजय करना, विश्व विजय करना। इसीलिए उसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। और विश्व विजय कर पूरा करने के लिए उससे पहले भारत को जीतना जरूरी था। किसको जीतना जरूरी था? पूरे भारत को, इस पूरे इलाके को अपने अंडर में लाना सबसे जरूरी था। तभी वो सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण, मतलब तभी वो पूरे विश्व को जीत सकता था। तो जो खिलजी काल है, ये याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम है, खिलजी काल साम्राज्य विस्तारीकरण का काल, साम्राज्य विस्तारीकरण का काल। उसमें अलाउद्दीन खिलजी का काल इंपोर्टेंट है। क्यों? अलाउद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी ने 2000 अभियान किए थे, इतने इंपोर्टेंट नहीं हो, याद रखना। अब देखो, जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके जो अभियान किए थे, इसने एक उत्तर भारत के अभियान, जैसे स्पेशली राजस्थान वाला इलाका है, और एक दक्षिण भारत वाला इलाका है। ये याद रखना, भारत को दक्षिण और उत्तर भारत में कैसे डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर एक नदी है नर्मदा नदी, और एक पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये जो विंध्याचल और नर्मदा नदी है, यही भारत को दो भागों में विभाजित करती है। विंध्याचल के उत्तर की तरफ उत्तर भारत और दक्षिण की तरफ दक्षिण भारत। तो अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को हम भी दो भागों में बांटते हैं, उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान। ये समझ में आया कि उस टाइम का ये भारत था, यहाँ बंगाल वाला है, यहाँ बिहार है, यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं। मतलब मुस्लिम आगे थे, इतनी याद रखना। लेकिन इस वाले इलाके में, ये वाला इलाका, इन्होंने कभी मुस्लिम आक्रमण कभी देखा नहीं था। पहली बार सामना होगा मुस्लिम आक्रमण से, इन देवगिरी होयसल वारंगल मदुरई का। ठीक है, गुजरात तो पहले हो चुका था, तो दिक्कत नहीं है। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी की जो अभियान है, दो हम बांटते हैं। एक है
उत्तर भारत के अभियान, एक है दक्षिण भारत का। देखो उत्तर भारत के अभियान में देखो सबसे पहले आएगा गुजरात 1298, फिर आएगा रणथंबोर, जाएगा 1300, फिर आएगा चित्तौड़, जाएगा 1303, फिर आएगा सिवाड़ा, फिर आएगा मालवा, जाएगा 1305, फिर आएगा सिवाड़ा, 1308, फिर आएगा जालौर, 1311। ठीक है, ये उत्तर भारत के थे। दक्षिण भारत के जैसे पहले आएगा देवगिरी, जाएगा 1307 में, फिर आएगा वारांगल, जाएगा 1309 में, फिर आएगा होयसल, होयसल का 1310 में, होयसल के बाद पांडे, पांडे का होगा 1311, ये अभियान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दो और अभियानों को दो बांटते हैं, उत्तर भारत के दक्षिण भारत के। अब देखो एक बात और याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान है इसको समुद्रगुप्त की नीति के आधार पर, मतलब कि इसने भी वही नीति अपनाई थी जो समुद्रगुप्त ने अपनाई। प्राचीन भारत के इतिहास में हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, तो उसने भी दक्षिण भारत और उत्तर भारत के अभियान किए थे। उसी प्रकार की नीति का अनुसरण भी अलाउद्दीन ने किया, उसी प्रकार की नीति लागू की थी उसने। जैसे कि समुद्रगुप्त ने उत्तर में जो नीति अपनाई थी, उत्तर भारत के राज्यों के साथ जो नीति अपनाई थी वो थी प्रसभोधरण की। कौन सी नीति? प्रसभोधरण, प्रसभोधरण यानी कि पूर्णतः विलय, यानी पूरी तरीके से विलय कर लेना, उसे अपने राज्य में मिला ले। और दक्षिण भारत के राज्यों के साथ, दक्षिणी राज्यों के साथ मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह। इसका मतलब होता है करण राज्य बनाकर छोड़ देना। छोड़ देना, करण राज्य बनाकर छोड़ देना। जैसे समुद्रगुप्त ने अपनाई थी ये नीति, संस्कृत में प्रसभोधरण कहते हैं, पूर्णतः विलय की। और ये उत्तर भारत के राज्यों के साथ थी, ये दक्षिण भारत के राज्यों के ग्रहण मोक्षानुग्रह। उसी प्रकार की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाई। उसने क्या किया, उत्तर भारत के राज्यों को जीत कर पूर्णतः विलय कर लिया, अपने राज्य मिला लिया। और दक्षिण भारत के राज्यों को जीत कर क्या किया,
उसे अब करद राज्य बना दिया। करद राज्य का मतलब होता है, करद का मतलब होता है करद यानी कर देने वाले, कर देने वाले, नियमित कर देने वाले। मतलब कि उनको उनका राज्य लौटा दिया जीतने के बाद, लेकिन उनको राज्य इसी शर्त पर लौटा है कि वो प्रति वर्ष इतनी निश्चित मात्रा में आय, अपने राज्य की आय दिल्ली भेजेंगे। इस राज्य की शर्त पर लौटा है। उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भी प्राचीन भारत में ऐसा ही किया दक्षिण भारत के राज्यों के साथ, कि दक्षिण के उसने क्या किया, 10 राज्यों के संघ को हराया था, जिसमें ये क्या नाम है, पल्लव भी आ जाएंगे, काफी सारे एरिया वो थे, अल्पक्कम पे बुली थे, ये दक्षिण के 10 राजाओं के संग तो उसको हराया था उन्होंने, दक्षिण के 10 राजाओं को समुद्रगुप्त ने। उनको क्या किया, उनका राज्य वापस लौटा दिया था इस निग्रहण मोक्षानुग्रह कद राज्य बनाकर। अभी क्यों किया था इसके बारे में हमने एंशिएंट टाइम में पढ़ रखा था कि दक्षिण उत्तर से दक्षिण तक राज करना पॉसिबल नहीं था, कि वहां पर प्रत्यक्ष रूप शासन करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उनको वापस राज्य लौटा दिया, केवल कर अपने को आय मिल रही है, ये इंपोर्टेंट है। तो ये इसकी दो अभियान थे, दोनों तरफ। ये उत्तर भारत के, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके हम स्टार्टिंग गुजरात से करेंगे, और दक्षिण भारत के ये राज्य 4 राज्य, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो इन सबको। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान थे उनके उद्देश्य क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों किए इतने सारे अभियान, कारण क्या थे उनके। देखो हम मेन कारण तो अभी पढ़ लेते हैं, जब टॉपिक पढ़ाएंगे कि तब उनके बारे में उसके तत्कालीन कारण भी पढ़ देंगे, तो बेसिकली जो उद्देश्य थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और जो पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, पर्टिकुलर स्टेट पे आक्रमण होगा तो उसका क्या कारण है, उसके बारे में उस आक्रमण के दौरान पढ़ेंगे। देखो एक तो उद्देश्य था राजनीतिक, ठीक है, एक था आर्थिक, के अलावा राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक उद्देश्य हम कम मान सकते हैं। धार्मिक तो क्या है, उसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, तो धार्मिक हम ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं धार्मिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक, ये देखो, इनको देखो, देखो राजनीति में आता है साम्राज्य विस्तारीकरण। अलाउद्दीन जो खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी शासक था। मैंने कहा ना कि उसने सिकंदर, वो सिकंदर की तरह बनना चाहता था, वो सिकंदर द्वितीय की उपाधि उसने धारण की थी। तो वह साम्राज्यवादी शासक था, तो उसको सिकंदर द्वितीय की उसकी उपाधि धारण की थी। तो उसके लिए आवश्यकता थी कि वो भारत को जीत करे, पहले भारत को जीते। तो उसके साथ ये राजनीति के कारण माना जाता है साम्राज्य विस्तारीकरण की। राजनीति मतलब साम्राज्य विस्तारीवादी शासक था, उसकी नीति थी। और अगर इसकी बात की जाए राजनीति की, तो साम्राज्य विस्तार करने वाले शासक की
राजनीतिक उपयोगिता को सिद्ध करना। साम्राज्य विस्तार करने वाले शासक की उपयोगिता को सिद्ध करना। अगर साम्राज्य विस्तार कर रहा है वो सिद्ध करने के लिए, मतलब कि एक विस्तारीवादी है, एक विस्तारीवादी सुल्तान के लिए आवश्यकता, विस्तारीकरण नीति अपनाने वाले सुल्तान के लिए आवश्यकता कि अपनी राजनीतिक उपयोगिता के लिए वो राज्य का विस्तार करे। एक मजबूत सुल्तान के लिए, एक शक्तिशाली सुल्तान बनने के लिए, शक्तिशाली सुल्तान बनने के लिए आवश्यकता, अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यकता कि वो साम्राज्य का विस्तार करे। तो साम्राज्य का विस्तार कब होगा? जब वो अभियान करेगा। तो इस उद्देश्य से उसने साम्राज्य का विस्तार किया, ये प्रमुख कारण नहीं था। और देखो आर्थिक कारण देखो, और देखो आर्थिक कारण देखो इसके, उसने क्या कि विशाल सेना का गठन किया था, विशाल सेना का गठन किया था उसने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो विशाल सेना के खर्चा कहां से आएगा इतना? अगर उसके पास लाखों 5-6 लाख 10 लाख के आसपास सेना थी उसकी, तो खर्चा कहां से आएगा? तो खर्चा चलाने के लिए उसे विस्तार करना जरूरी था। विस्तार करना मतलब कि राज्य को जीतना जरूरी था, राज्य को जीतना। राज्य को जब जीतेगा, राज्य को जब जीतेगा तो क्या मिलेगा? वहां से धन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? धन प्राप्त होगा। राज्य को जब जीतेगा तो क्या मिलेगा? धन प्राप्त होगा। तो उसने क्या किया था? इन क्षेत्रों को जीतकर वहां से अथाह दौलत प्राप्त की थी। और कहा जाता है कि उसने इतने अथाह दौलत प्राप्त होने के बाद भी उसकी जो पूंजी थी वो फटाफट खर्च हो गई थी, क्योंकि उसके पास इतनी स्थायी सेना थी, काफी सारी सेना थी उसके पास, तो जितनी भी दौलत लूट के लाता था वो कम पड़ जाती थी। तो उसके लिए जरूरी था कि नए राज्यों को जीतना, और नए राज्यों से क्या प्राप्त होगा? उसे धन प्राप्त होगा, कर प्राप्त होगा। धन किसे प्राप्त होगा? कर के रूप में और लूट के रूप में, दो तरीके से प्राप्त होता। पहले जब वो अटैक करेंगे, पहले क्या करेंगे? पहले जब युद्ध करेंगे, युद्ध में जब वो उनको हरा देंगे, युद्ध में जीत लेंगे, जीत लेंगे, वो जीत लेने के बाद उसको लूटेंगे, उस राज्य को। किसको? जिस राज्य पर उसने अटैक किया है उस राज्य को लूटने के बाद क्या करेंगे? काफी सारा धन लूट लेंगे, फिर उस राज्य को वापस से उस शासक को लौटा देंगे शर्तों पर, और शर्तों के रूप में फिर क्या करते थे? वो उस चीज से कर प्राप्त करते थे, नजराना। हर साल नजराना अलग होता है, वैसे तो कर टैक्स में कर राज्य। उत्तर भारत के राज्य को तो पूरा ही लूट लिया था उन्होंने, अपना ही बना लिया था। तो वहां की दौलत वगैरह वो खुद अपनी। और क्या था आर्थिक उद्देश्य में? देखो, एक तो ये हो गया कि सेना बड़ी थी, उसे रखरखाव के लिए इसने खर्चे के लिए क्या चाहिए था? धन चाहिए था। धन कैसे मिलेगा? राज्यों को जीत कर मिलेगा। और क्या था? व्यापारिक मार्गों की प्राप्ति के लिए, व्यापारिक मार्गों की प्राप्ति के लिए कैसे? क्योंकि जो भारत है, भारत की स्थिति, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उस टाइम पर जब प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत यानी आधुनिक भारत तक ऐसे इलाके थे, ऐसे ट्रेड रूट्स थे, व्यापारिक मार्ग थे जिनसे व्यापार होता था एक देश से दूसरे, एक राज्य दूसरे राज्य। तो व्यापारिक मार्गों को अपना बनाने के लिए, व्यापारिक मार्गों को अपना बनाने के लिए राज्यों को अपने अंडर में लाना जरूरी था। अब आप ये पूछोगे कि व्यापारिक मार्गों के लिए भला कौन सा सुल्तान युद्ध करेगा? अरे भाई, ये देखो,
टैक्स चुंगी सुनी, चुंगी चुंगी लगती है, टोल टैक्स होना है, टोल टैक्स। तो व्यापारिक मार्ग जब उसके अंडर में आ जाएंगे तो वहां से जो व्यापार होगा उससे क्या प्राप्त होगी, चुंगी प्राप्त होगी, टोल टैक्स प्राप्त होगा। तो टोल टैक्स से क्या है, राज्य की क्या बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। पहले ही मैंने कहा कि खर्चा बहुत ज्यादा था तो उनके लिए धन जरूरी था, तो राज्य की आय बढ़ाने के लिए व्यापारिक मार्ग को अपने अंडर में लाना जरूरी था। जैसे चित्तौड़ है, रणथंभौर है और गुजरात जो है, मालवा है, ये सारे ऐसे इलाके थे जिनसे ट्रेड रूट्स होके गुजरते थे, तो इनको अपने अंडर में लाना सबसे जरूरी था। जब ये अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में आ जाएंगे तो क्या होगा, इस पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाएगा, जो यहाँ से चुंगी प्राप्त होगी किसको प्राप्त होगी, अलाउद्दीन खिलजी को, सीधे डायरेक्ट दिल्ली जाएगी। तो इसके लिए जरूरी था व्यापारिक मार्गों की प्राप्ति करना, तो इस वजह से उसने क्या किए, अभियान किए। ठीक है, अधिकतर उत्तर भारत के अभियान इस वजह से किए गए थे और दक्षिण भारत के अभियान अधिकतर धन लूट के लिए, लूट के लिए और धन की प्राप्ति के लिए, कर प्राप्ति के लिए इसलिए किए गए। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंस था इसका। अब बात करते सामरिक महत्व, सामरिक महत्व कैसे, देखो सामरिक महत्व का मतलब होता है युद्ध के लिए इंपोर्टेंट। अब अलाउद्दीन खिलजी को साम्राज्य विस्तार करना था, तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या चाहिए, उससे ऐसे किले चाहिए जो सामरिक रूप से इंपोर्टेंट हो, यानी कि युद्ध की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो, जहां से दूसरे जगह पर नजर रखी जा सके। जैसे कि चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला क्या है, वो एक ट्रेड रूट पे, चित्तौड़ से जो राजस्थान से गुजरात से व्यापार होता था तो चित्तौड़ होके होता था। राजस्थान की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो राजस्थान के जो चित्तौड़ से पूर्व की ओर भाग है वो पहाड़ी और जंगली है, जंगल पहाड़ नदियां है उधर, तो उधर से क्या रूट, ट्रेड रूट गुजरते नहीं थे, चित्तौड़ के पश्चिम से होकर गुजरते थे। तो आज भी आप अगर ट्रेन रेलवे लाइन अगर आप देखो तो इधर से होके नहीं गुजरती, उदयपुर से होके, वो उधर से आगे, उदयपुर से आगे वाले जैसे जालोर वगैरह इनसे होके गुजरती हो, मतलब उस एरिया से, जिससे वाले एरिया है देखो राजस्थान को जैसे तो राजस्थान यहाँ पे चित्तौड़ है, तो ये वाला एरिया नहीं, ये वाला यहाँ पर पहाड़ और नदियां काफी है, चंबल नदी आ चुके, पुल बन गए, इसमें क्या नदी नाले पहाड़ काफी ज्यादा है, तो इस एरिया से क्या है व्यापार नहीं होता था, व्यापार जो होता था इस एरिया से होता था, इस बड़े एरिया से, ये खुला है इस बड़े एरिया से, तो यूं होके ट्रेड रूट जाते थे, यूं होके आते थे, यूं जाते थे, रणथंभौर है ये, उस वाले इसमें ट्रेड रूट जाते थे, तो ये वाला इलाका नहीं, ये वाला है ट्रेड रूट वाला इलाका था और सामरिक रूप से इंपोर्टेंट था ये चित्तौड़ वगैरह। तो ऐसे किलों को प्राप्त करना सामरिक रूप से इंपोर्टेंट है, जहां से एक राज्य, जहां पर रहकर दूसरे राज्य पर नजर रखी जा सके, तो सामरिक युद्ध के संचालन जहां से आसानी से किया जा सके, और जो क्या है कि युद्ध में काम आ सके। चित्तौड़ किला जीत पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अलाउद्दीन ने फिर भी जीता। तो वो क्या सामरिक रूप से इंपोर्टेंट था, जहां से क्या गुजरात वाले एरिया जो है उस पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। अगर कोई सेना की जरूरत है, कुछ अचानक युद्ध सेना चाहिए, तो वहां से सेना की आपूर्ति की जा सकती है, गोला बारूद मंगाया जा सकता था, उस टाइम गोला बारूद तो नहीं था, लेकिन हथियार वगैरह आसानी से आपूर्ति हो जाती थी। तो सामरिक की दृष्टि से, युद्ध की संचालन की दृष्टि से ऐसे किलों को जीतना जरूरी था जो अलाउद्दीन के साम्राज्यवादी विस्तारीकरण की नीति के में सहयोग दे सके। तो इसलिए सामरिक महत्व, ये 3 इंपोर्टेंट फैक्टर रखे जाते हैं इसके उद्देश्य के। और एक उद्देश्य के एक और फैक्टर रखे तो हम धार्मिक भी रख सकते हैं। धार्मिक कैसे कि उसने धर्म को मद्देनजर रखकर अपने कुछ अभियान किए, जैसे कि उसने गुजरात अभियान किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा था उसने, जैसे हम पढ़ेंगे गुजरात अभियान तब पढ़ेंगे उसमें, तब देखेंगे उसमें। और चित्तौड़ में हिंदू राज्य था, तो हिंदू राज्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता था,
रणथंभौर का अभियान था, अभियान देख लो, उसमें एक हिंदू राज्य थे, हिंदू हमीर देव था, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरे पास में एक हिंदू राजा मेरे नाक के नीचे शासन करे। तो धार्मिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। तो ये कारण धार्मिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं, लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तीन तो इम्पोर्टेंट है। सामरिक समझ में आया? सामरिक यानी युद्ध की दृष्टि से। यहाँ पर जैसे मान लो कि युद्ध की दृष्टि से कैसे कि यहाँ पर एक किला है, तो इस किले के आसपास चारों तरफ नजर रखी जा सकती है, ऐसे ऐसा किला, ठीक है। जैसे तोड़ क्या है, ऐसी जगह पर जहाँ पर यहाँ पर गुजरात पर भी आसानी से नजर रखी जा सकती है, जब जरूरत पड़े यहाँ से सेना वगैरह, सामान वगैरह, हथियार वगैरह आसानी से आपूर्ति हो सकती है। और क्या है, दिल्ली यहाँ से क्या है, दिल्ली के पास सेना आएगी, मान लो यहाँ आराम कर सकती है। ये सामरिक महत्व होता है युद्ध की दृष्टि से, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य का अभियान, ये अभियानों के उद्देश्य थे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल से हम इसके अभियानों की डिटेल वाइज चर्चा करेंगे, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे उत्तर भारत के अभियान, और उत्तर भारत के अभियानों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर दक्षिण भारत के अभियान पढ़ेंगे, उनको भी डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर इसके काफ़ी सारे जो चैप्टर हैं, टॉपिक्स हैं, जैसे उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक सुधार आ जाएंगे, उसके सैनिक सुधार आ जाएंगे, और उसका राजनीतिक सिद्धांत आ जाएगा, और काफ़ी सारे और भी उसके विद्रोह जाएंगे, मंगोल विद्रोह जाएंगे, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला पड़ा ये खिलजी। और यहाँ से कहेंगे आपके 100% क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में नहीं, बल्कि आपके बीए में नहीं, कंपटीशन में आप कहीं भी कर लो, कंपटीशन में यहाँ से एग्जाम कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और आपके इसमें तो पूछे जाएंगे आपके पेपर में, सेकेंडरी पेपर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।